गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़। चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग दृश्य व प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं कौन सी होती है अर्थात विजुअल आर्ट्स, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला के बारे में संक्षिप्त चर्चा की है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रदर्शनकारी कलाएं कौन सी होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल इन कलाओं को बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताना है, अतः आज हम प्रदर्शनकारी कलाएं अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत काव्य कला, संगीत कला, नृत्य एवं नाट्य कला को हम लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में। ये वे कलाएं हैं जिन्हें दर्शकों के सम्मुख अभिनीत किया जाता है, यानी अभिनय किया जाता है। इसके अंतर्गत काव्य, संगीत अर्थात अर्थात गायन एवं वादन, नृत्य व नाट्य कलाएं शामिल हैं। इन कलाओं को आरंभ से अंत तक ताल व लय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये जो कलाएं मैंने बताई है, काव्य, संगीत जिसके अंतर्गत गायन एवं वादन, नृत्य व नाट्य, इन कलाओं में ताल व लय के साथ इन कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं काव्य कला को। समस्त ललित कलाओं में इसे सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। ये भौतिक उपकरणों से पूर्णतः मुक्त है। कौन सी कला? काव्य कला। काव्य का वास्तविक आधार है शब्द। क्या है? शब्द। भारतीय शास्त्रों में इसे शब्द ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। शब्दों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है और भाषा की साधना ही काव्य को जन्म देती है। भारतीय परंपरा में काव्य के घटक तत्व हैं शब्द और अर्थ। क्या है? शब्द और अर्थ, जो कि भिन्न भिन्न होकर एक ही वस्तु के दो अंग हैं। इसके बारे में भर्तृहरि ने कहा, एक ही आत्मा के भेद शब्द और अर्थ अपृथक होकर स्थित हैं। काव्य शास्त्र में शब्दों को वाचक, लक्षण और व्यंजक माना गया है तथा अर्थ को वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य माना गया है। इस प्रकार ये काव्य कला है। वस्तुतः शब्द में एक से अधिक शक्तियाँ होती है, जिसके माध्यम से एक ही शब्द अनेक अर्थों की उत्पत्ति करा सकता है। इस दृष्टिकोण से शब्द भाव, प्रत्यय या विचार के लिए स्वीकृत प्रतीत है। इस प्रकार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को भारतीय आचार्यों ने शब्द की त्रिविधा शक्तियां माना है। भारतीय परंपरा में काव्य के अखंड आस्वादन का ही प्रतिपादन किया गया है। काव्य का अपना कलात्मक वैशिष्ट्य होता है और उसका विवेचन, विश्लेषण भी यथेष्ट रूप में हुआ है। आनंदवर्धन के अनुसार कवि का उद्देश्य सहृदय को आह्लाद प्रदान करना होता है और वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति
सौंदर्य निर्मित से करता है। इस प्रयोजन सिद्धि के लिए कवि भाषा का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से ही काव्य सत्य का निर्माण करता है। कविता अनिवार्यतः प्रत्यक्ष की जाती है और प्रत्यक्ष ज्ञान सशक्त अनुभूति है। कवि शब्दों के द्वारा काव्यात्मक तत्वों की निर्मित करता है। काव्यात्मक तत्व वे हैं जिन्हें वह सजाता है, संतुलित करता है, विस्तारित करता है, प्रगाढ़ बनाता है अथवा सीमाबद्ध करता है। कविता निर्मिति के विधान तर्कशास्त्र के विधान से भिन्न होते हैं। वस्तुतः वे कल्पना के विधान होते हैं। कवि जो शब्द लिखता है उसका उद्देश्य कलात्मक व मौलिक आभास निर्मित करना और यथार्थ बिंब को विकसित करना होता है, जिससे वह पाठक अथवा श्रोता को उसमें बांध सके। इस प्रकार यह जो काव्य कला है वह है जो प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत आती है। अब काव्य कला के बाद में हम बात करते हैं संगीत कला की, अर्थात म्यूजिक। सम्यक गीत को संगीत कहते हैं। समजोड़ गीत, सम्यक गीत को संगीत कहते हैं। गीत और वाद्य, गायन प्लस वादन की अनुवृत्ति ही संगीत है। वह गीत और वाद्य के अभिन्न साहचर्य का ज्ञापन भी है। भारतीय शास्त्रों में संगीत कला को नाद ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। संगीत का माध्यम नाद है। नाद से ही उसकी सृष्टि होती है, परंतु केवल नाद से ही संगीत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वरन गीत और वाद्य के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संगीत का आरंभ वैदिक काल से ही माना जाता है। ऋग्वेद के सांख्यायन ब्राह्मण के अनुसार नृत्य, गीत और वाद्य तीनों शिल्पों का अभिन्न साहचर्य है। यजुर्वेद में वैदिक स्वरों की संज्ञा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में दी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि सामवेद के स्वरों को ही भरत और शारंगदेव ने अपने षड्ज ग्राम के शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वर माना है। भरत पद्धति के अनुसार षड्ज, ऋषभ और धैवत में 3-3 श्रुतियाँ और गांधार तथा निषाद में 2-2 श्रुतियाँ होती है। कई श्रुतियों के योग से एक स्वर बनता है और स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम में 7 से अधिक स्वर भी रह सकते हैं। भारतीय पद्धति में क्रमशः षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और तार षड्ज या सांकेतिक रूप से सा, रे, गा, म, प, ध, नि, स कहते हैं। ये जो संगीत का है, आपने कई फिल्मों में इसको देखा होगा, सा रे गा मा पा धा नि क। ये जो है ये संगीत की एक ताल है, स्वर है। भारतीय परंपरा अनुसार संगीत रत्नाकर की गायकी ही भारतीय संगीत की गायकी है। इस युग में रागों को 6 पुरुष रागों, 36 रागिनियों और उनके पुत्रों और पुत्रवधुओं में विभाजित किया गया है। संगीत भी काव्य की ही भांति भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। किसका माध्यम है? भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। संगीतकार भावों की व्यंजना नाद के माध्यम से करता है। प्रभाव की दृष्टि से यह मानव को ही नहीं
पशुओं को भी रस विभोर कर देता है। कौन? संगीत। भारतीय संगीत की संरचना पाश्चात्य संगीत से मौलिक रूप से भिन्न है। दोनों का अपना अपना विलक्षण कलात्मक सौंदर्य है। भारतीय संगीत अपने आप में संपूर्ण जीवन है। उसका स्वरूप रसात्मक व कमनीय है। इस प्रकार यह जो संगीत कला है, यह भी भावों की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तीसरी जो प्रदर्शनकारी कला है वह है नृत्य एवं नाट्य कला। यह भी एक प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत है। भारतीय परंपरा में नाट्य कला को रस ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है तथा नृत्य या नर्तन को नाट्य कला का ही अंग माना गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को मुख्य कला व अन्य कलाओं को गौण स्वीकारते हुए नाट्य कला के अंतर्गत ही समाहित किया है। संस्कृत में नट, नत और नत 3 धातुएं हैं जिनसे क्रमशः नाट्य, नृत्य और नृत्य शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार नाट्य शब्द की उत्पत्ति अभिनयार्थक नट धातु से और नृत्य तथा नृत्य शब्दों की उत्पत्ति नत व नत धातु से हुई है। इस दृष्टिकोण से भी नृत्य को नाट्य का ही एक अंग माना जा सकता है। नाट्य शास्त्र में नाट्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: वाक्यार्थ अभिनय रसाश्रयम नाट्यम। वाक्यार्थ अभिनय रसाश्रयम नाट्यम अर्थात नाट्य में वाक्यार्थ की प्रतीति अभिनय के माध्यम से होती है और रसोद्रेक भी उसी के माध्यम से होता है। नाट्य शास्त्र में ही एक अन्य स्थान पर भरत मुनि कहते हैं कि लोक का सुख व दुख समन्वित जो स्वभाव है वही आंगिक आदि अभिनयों से उत्प्रेरित नाट्य नाम से अभिहित होता है। अभिनय दर्पण में कहा गया है कि नृत्य को गीत, अभिनय, भाव और ताल से समन्वित होना चाहिए। इस प्रकार नाट्य, नृत्य और नृत्य तीनों में किसी न किसी रूप में अभिनय का अस्तित्व रहता है। भरत मुनि के अनुसार नर्तक या नर्तकी की वय के अनुरूप ही वेश होना चाहिए, अर्थात वेशभूषा होनी चाहिए। वेश के अनुरूप गति प्रचार के अनुरूप पाठ्य होना चाहिए। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक अर्थात अंग प्रत्यंग और उपांगों द्वारा प्रदर्शित, वाचिक अर्थात वाणी द्वारा प्रदर्शित, आहार्य अर्थात हार, केयूर और वेश आदि से अलंकृत, और सात्विक भावों के माध्यम से प्रदर्शित जो होता है। इस प्रकार अभिनय के 4 प्रकार होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नृत्य कला का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। नाट्य में अभिनय का विशेष महत्व है और नृत्य भी अभिनयात्मक ही होता है और नृत्य योग्य होने पर ही नाटक संप्रेषणीय हो सकता है। नृत्य में 5 क्रियाएं प्रमुख मानी जाती हैं: स्थान, चारी, कर्ण, अंगकार और रेचक। स्थान, चारी तथा नृत्य हस्त से नृत्य की आरंभिक भंगिमा बनती है। ये तीनों नृत्य की मूल भंगिमाएं हैं। चारी नृत्य का प्रमुख अंग है। चारी का मतलब होता है पद का संचालन, पैरों को हिलाना, इधर उधर करना। भरत मुनि मानते हैं कि चारी के बिना
नाट्य की कोई क्रिया संभव नहीं है। भरत मुनि ने दृष्टि के अभिनय को भी 3 भागों में विभाजित किया है। दृष्टि के जो अभिनय है उसको 9 रसों की उत्पत्ति, स्थायी भावों की अभिव्यक्ति, संचारी भावों की अभिव्यक्ति, इस प्रकार 3 भागों में इनको विभाजित किया है। दृष्टि के अभिनय के भी 8 प्रकार हैं। इसी प्रकार हस्त क्रियाओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। नृत्य के मुख्यतः 2 भेद किए जाते हैं, तांडव व लास्य। भगवान नटराज द्वारा आविष्कृत और महामुनि तंडु द्वारा प्रवर्तित पुरुषोचित वृत्तियों से युक्त नृत्य तांडव कहलाता है। पार्वती द्वारा आविष्कृत और ब्रज वनिताओं द्वारा प्रवर्तित सौंदर्य व विलासिता युक्त नृत्य को लास्य नाम से अभिहित किया गया है। अतः तांडव पुरुषों का व लास्य स्त्रियों का नृत्य है। भरत मुनि के अनुसार तांडव नृत्य मांगलिक है और इसे विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर ही गीत आदि से संयुक्त होकर संयोजित करना चाहिए। नटराज के तांडव नृत्य के अनेक भेद बताए गए हैं। भैरव तांडव, गौरी तांडव, उमा तांडव, सांदे तांडव आदि। इस प्रकार नाट्य शास्त्र को लास्य के भी 12 भेदों का वर्णन मिलता है। इन दोनों शास्त्रीय नृत्यों के अतिरिक्त भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी व ओडिसी आदि नृत्य शैलियों को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में रखा गया है। यद्यपि भारतीय नृत्य संगीत का ही अंग माना जाता रहा है, परंतु उसका सैद्धांतिक विकास नाट्य अभिनय परंपरा में ही हुआ है। तथापि वह अपने मूल रूप में शुद्ध और स्वतंत्र कला है। संगीत से उसका संबंध घनिष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि ताल व लय के लिए नृत्य में वाद्य यंत्रों की स्थिति अनिवार्य रही है और अधिकांश नृत्य गीत की लय पर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः नृत्य का आशास्वादन चमत्कार प्रदान होता है जो मूलतः लयात्मक सौंदर्य पर ही निर्भर रहता है और जो परम सौंदर्य की ओर इंगित करता है। इस प्रकार आज हमने जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में काव्य कला को, संगीत कला को, नाटक एवं नृत्य कला के बारे में चर्चा की है। अब हम इस पे बात करते हैं कुछ प्रश्नों पे। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसमें जैसे आपको पूछ सकते हैं, विभिन्न कलाओं का संक्षिप्त परिचय देते हैं, चित्रकला व अन्य कलाओं के बारे में बताइए। या ये पूछ सकते हैं कि स्थापत्य कला, चित्रकला व मूर्तिकला के आपसी संबंध को सह उदाहरण बताइए। अथवा दृश्यात्मक कलाओं और प्रदर्शनकारी कलाओं में तुलना कीजिए। अथवा संगीत कला, नृत्य कला व नाट्य कला के आपसी संबंध को प्राचीन कला के उदाहरणों सहित समझाइए। इस प्रकार के ये जो कुछ प्रश्न इसके अंतर्गत बनते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग विभिन्न कला शैलियों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।